हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। जीए विद शीतल मैम पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शीतल शर्मा ये ना चीज़ आपको पढ़ाती है जीए जैसी खतरनाक बीमारी तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ, ज़रूर ये कह सकते हैं कि जीए जैसा खतरनाक टॉपिक जो है, इतना वास्ट सिलेबस इसमें होता है, तो ऑब्वियसली बात है यार, थोड़ा सा तो इंसान चकरा ही जाएगा ना। अपने आप को कब तक तुम लोग सुनाओगे? कुछ लोग तो मुझे भी सुना देते हैं कि अरे मैम आपने क्या कराया, उसमें से कुछ नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने जो कराया है उसमें से कुछ आया है, लेकिन वो वही कर पाया है जो मुझसे बहुत पहले पढ़ने आया है खैर, जब बीमार हो जाता है ना इंसान, तो उसको ऐसी अजीब अजीब चीज़ें सूझती हैं जो मैं अभी बोल रही हूँ फ़िलहाल। सो गाइस, यहाँ पर आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं सेशन के अंदर, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स जो हैं ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स आपके ओवर हो चुके हैं एंड बहुत जल्दी आपके और भी बहुत सारे एग्ज़ाम लाइनअप हैं, जैसे NIA CL, हाँ NIA CL AO का एग्ज़ाम लाइनअप है एंड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे आपके। इंश्योरेंस के तो इस टाइम पे आते ही है। उसके अलावा बैंक एग्ज़ाम्स जो है वो आपके शुरू कब होंगे, तो वही हमारा जुलाई अगस्त से शुरू हो जाता है पढ़ाई का सिलसिला। पहले प्रीलिम्स देन मेंस। तो अब बात आती है कि मैम ये जो 6 महीने हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आपका मार्च शुरू हो चुका है और टेक्निकली कहूँ तो आपके पास में 4 महीने हैं, 3 से 4 महीने हैं। अगर आप RRB PO एंड क्लर्क को भी फोकस करते हो, जब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं फोकस करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, उनके लिए फिर वो साइकिल थोड़ा आगे से शुरू होगा, IBPS क्लर्क एंड IBPS PO से। अब यहाँ पर बात आती है कि अभी क्या करें। ठीक है, GA कैसे करें, कौन से मंथ का करें, क्योंकि वो तो मेंस में आता है, वो तो आगे जाके आएगा। अब जिनका अभी एग्जाम है, इंश्योरेंस वगैरह एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स देते, तो आपको तो देखो रेगुलर रखना है, आपको तो छोड़ना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, और जो लोग बैंक एग्जाम्स ही देते हैं सिर्फ, और वो टारगेट करते हैं RRB PO क्लर्क से, तो आपको मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाना है। मार्च अप्रैल से ही आपका टाइम पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मेन क्या क्या फोकस करना है, कैसे कैसे फोकस करना है, सारा कुछ डिस्कशन मैं करूंगी। जीए कैसे करें, करने का मेथड क्या है, और कितने महीने में एग्जाम्स निकलता है मैम। अगर हम निकालना चाहते हैं, इस बार हम कहते हैं कि हमें एग्जाम निकालना है, तो मिनिमम कितने महीने की तैयारी में हम निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आप बहुत अच्छे से अपने 5 से 6 महीने अगर किसी एग्जाम को दे रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो एग्जाम ना निकले। बशर्ते ये है कि आपने उसको शायद अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में उतने अच्छे से प्रिपेयर ही उसके लिए नहीं किया, वो अलग चीज़ है। अब बात करते हैं कि GA स्कोर। अब स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैम ऐसा पढ़ा दो, ऐसा बता दो कि सब कुछ आ जाए हमें, है ना, उसी से सब कुछ आ जाए। GA के स्कोर की बात करते हैं तो देखो, GA का जो लेवल होता है, किसी भी सब्जेक्ट का लेवल होता है, इन 3 तरीके से होता है। या तो ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा, या मैम डिफिकल्ट आएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमको भी पता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि 100% स्कोर करना है GA के अंदर, तो सबसे पहली तो ये अप्रोच ही गलत है। 100% नेवर एम फॉर 100% इन GA, होगा ही नहीं, बिकॉज एग्जामिनर वहाँ पर क्या मतलब, उसको काम ही ये दिया हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस उसको बनाने ही ऐसे है कि जो कोई भी क्रैक ना कर पाए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने शायद पहली बार देखा है और हमें ही नहीं समझ में आया कि क्या पूछ लिया है, ये क्यों पूछा गया है, लॉजिक नहीं है। अभी SBI क्लर्क में भी हमने देखा कि उसका लॉजिक नहीं था। खैर, अब मान लो कि इजी आता है एग्जाम। इजी आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम आसानी से सिंगल न्यूज़ में याद रख लेते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, वही जो न्यूज़ थी वही उठा के पूछ लिया है। अभी तो क्या हो रहा है कि जो पता है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन पूरा किया हुआ है, पूछ ऑप्शन में कुछ और रहा है, यानी कि इन डेप्थ जाके। तो इजी मतलब इन डेप्थ कम पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से ज़्यादा आता है, स्टैटिक कम आता है। मैं क्या एम करूं, 75%। मतलब ये मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, जिनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, आप तो 90% के लिए एम करो अगर आपका ईजी है। क्योंकि देखो 10-15% बनाए इस टाइप से जाता है। ईजी में भी 10-15% आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो उसमें आप 75
परसेंट का आपका वो रहना चाहिए टारगेट, है ना, कि मुझे इतना स्कोर करना है कि अगर इजी आता है तो मैं 75% जीए का क्वेश्चन पेपर कर पाऊँ। फिर आता है मैम मॉडरेट आता है, ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज़्यादा इजी, ऐसा था मैम मॉडरेट कि 50% तो इजी था, 50% थोड़ा सा डीप पूछ रखा था मैम, तो 60% आपको टारगेट करना है मिनिमम, 60, 65, 70% तक, ठीक है। तो 60 से 75% के बीच में आप मॉडरेट लेवल का आएगा तो आप टारगेट करोगे। डिफिकल्ट अगर होता है तो आप 50 से 60% तक के बीच का टारगेट करोगे। कि अगर मान लीजिए कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर आर 40 या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होता है यहाँ पर, तो ऐसे में आपका स्ट्रैटेजी हो कि मान लीजिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 50 हैं तो आप 25 अटेम्प्ट कर पाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिस एग्जाम में आपके 40 हैं तो आप उसमें 20 अटेम्प्ट कर पाओ। और अटेम्प्ट करने से मेरा मतलब क्या है, 100% एक्यूरेसी के साथ में, 100% एक्यूरेसी। ये सारा कुछ मैं एक्यूरेसी के साथ में बोल रही हूँ, आपके नेगेटिव या आपके गेस वर्क नहीं मैं इंक्लूड कर रही हूँ। डोंट थिंक दैट वे कि 75% मेरे को करना है उसमें चाहे गेस वर्क भी करूँ ना, 75% मेरे को पेपर सही आना चाहिए। मतलब इजी आ रहा है तो 75% क्वेश्चंस जो मैं करके आ रही हूँ वो कैसे हैं, 75% एक्यूरेट है, ठीक है। और जब एक्यूरेट होंगे तो हम बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं करेंगे, स्पेशली जब बहुत डिफिकल्ट आता है तो गेस वर्क ज़्यादा करने लग जाते हैं स्टूडेंट। ये सबसे गलत तरीका होता है, सबसे गलत स्ट्रैटेजी होती है, इससे आप अपना नुकसान करके आते हो, आपका फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। और वो भी 2-3 क्वेश्चन में, चलो मान लिया कि 2-3 क्वेश्चन में आपको बहुत नियर अबाउट लग रहा था कि आपने रिस्क ले लिया। अब आप कहेंगे कि नहीं मैडम मेरे को तो आधे पेपर में ये लग रहा है कि नियर अबाउट है, 90% कन्फ्यूजन चल रहा है कि 90% मेरे को पता है, 10% नहीं पता है, तो आधा पेपर मैम मैंने गेस वर्क में ही कर दिया, तो वो भी तो गलत है, वो भी सही नहीं है ना। सोचो अगर गलत होने पे आया, आपका एकदम से सारे गैसेस गलत होने पे आए तो सोचो आप कहाँ जाओगे, आपका जो करेक्ट स्कोर है उसमें से कितना आप माइनस करवा के आओगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि डिफिकल्टी के टाइम पर, वैसे तो मैं कहती हूँ चाहे डिफिकल्ट हो चाहे ना हो, गैस वर्क करने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें जो प्रॉपरली आता है ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में अगर फिर भी तुम्हारा दिल करता है कि मैम ये तो शगुन तो हमें करना ही है कि हमें तो गैस वर्क करके ही आना है, तो कर दो गैस वर्क, लेकिन 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा मत करना, ठीक है। चलो ये बात भी करेक्ट है। अब यहाँ पर आपका इजी आएगा मैम 75%। अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी तरफ से अटेम्प्ट। इस तरीके की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि रैंडम पढ़ के चले गए आप कहो कि मैम 75% कैसे होगा स्कोर, अभी तो 100% कह रहे थे मैम ऐसा करा दो एक एक क्वेश्चन हमारा बन जाए, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या सोर्स फॉलो करना है, ये अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। देखो सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सोर्स इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है आपका खुद का एफर्ट। मतलब जब आप किसी चीज को अपने लिए बना रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कस्टमाइज कराना, तो हर एक स्टूडेंट का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे स्टूडेंट से, तो आपको अपना कस्टमाइजेशन एलिमेंट खुद देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, अब सबसे पहली चीज आती है कि मैम वीडियो से करूं, पीडीएफ से करूं, दोनों चीजों से करूं, या मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर लूं कि एक पीडीएफ उठाऊं और उसी पीडीएफ को मैं खुद से सेल्फ स्टडी करता रहूं विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द क्लासेस किसी भी टीचर की। बिल्कुल कर सकते हो आप, मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि आप नहीं कर सकते हो, पीडीएफ से नहीं कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करो, आप पीडीएफ उठाओ, आप पीडीएफ से सेल्फ स्टडी करते हुए नोट्स बनाओ, आप बनाओ नोट्स, उनको रिवाइज करो टाइम टू टाइम, मल्टीपल टाइम्स। ये क्या करता है, ये तैयारी कराता है, ये रिवाइज कराता है, ये आपको चीजें याद रखने में हेल्प करता है। अगेन शब्द है हेल्प, है ना, ये नहीं है कि इसी से ही सब कुछ होता है, ये भी वही करता है। पीडीएफ ये भी आपको हेल्प करता है कि जब आप उसको दोबारा से रिविजिट करना चाहें आप रिविजिट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहली चीज़ ये मानती हूँ कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी करने लग रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप नोट्स बनाइए। कितनी जल्दी बनाने हैं वो इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं, कट शॉर्ट मैं बताऊंगी कैसे बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसका मैं डालूंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट कवर हो जाए उसके अंदर, और ऐसा है कि जब रिवाइज करने बैठो तो आपका पूरा रिवाइज हो जाए, और बिल्कुल मिनिमम वर्ड्स पॉसिबल और मिनिमम टाइम में।
दूसरी चीज कि मैम वीडियो और पीडीएफ दोनों को साथ में लेके चले तो कैसी तैयारी होगी, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें अपना ना इंटरेस्ट डाल के पढ़ रहे हो, आप एक्चुअल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि मुझे कट ऑफ निकालनी है, दिमाग के पीछे चल रहे रट्टा मार लेते कट ऑफ निकालनी है ना, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये न्यूज़ क्यों आई है, क्यों हुई है, इसके पीछे मकसद क्या है और ये न्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स इट, कुछ रटना नहीं है, बस पढ़ रहे हो। अच्छा ये हुआ, अच्छा इसमें ये कर दिया, अच्छा इसमें ऐसे भी हुआ था, इससे पहले भी इसकी न्यूज़ आई थी, उसमें तो इसने वो किया था, उसके साथ किया था। ये आप करते हो, ये गॉसिप में करते हो, अपने दोस्तों के साथ में गॉसिप करते हो कि अरे उसने ये किया, पहले भी उसने मेरे फ्रेंड के साथ में भी ऐसे किया था, वो अब भी ऐसी है, वो तब भी ऐसी थी, है ना, बहुत चलता है ये सब कुछ। तो फिर आप ना उससे जुड़ी हुई जो धारणाएं हैं वो कभी नहीं भूलते हो, क्योंकि आपने इतना तगड़े लेवल का गॉसिप किया होता है 2-3 लोगों के साथ में कि छप जाता है आपके में बिना रटे। तो यही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी दिलचस्पी उसमें जागे, और दिलचस्पी जब जागती है, जब आप उस चीज़ को ऐसे पढ़ते हो कि ये जानकारी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आप इसलिए रखना चाहते हो क्योंकि आप देश के जिम्मेदार नागरिक हो। मैम ये कहोगे तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि पता नहीं, इससे तो ऐसा लगता है कि कुछ हम काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, है ना, बूढ़े हो चुके हैं। ये आप जैसे लोगों पे मैम बात सूट करती है, हम पे नहीं करती, हम तो जवान लोग हैं। खैर कोई बात नहीं। DWM ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नया अप्रोच नहीं है। DWM क्या है मैम? डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स। तो हर महीने मुझे DWM अप्रोच फॉलो करनी है, मतलब फॉर नॉट इवन अ सिंगल मंथ आई एम गोइंग टू स्किप दिस DWM अप्रोच। क्यों? क्योंकि मैम डेली, वीकली और मंथली यही फॉलो होना चाहिए, यही पैटर्न करंट अफेयर्स में फॉलो होना चाहिए। मुझे किसी भी महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना है, ना कि टॉप 200 मंथली करंट अफेयर्स, टॉप 300 मंथली करंट अफेयर्स। दैट शुड बी डन वंस अ मंथ। जब एक महीना पूरा हो जाएगा तब करेंगे टॉप 200, टॉप 300 करंट अफेयर्स MCQs की रिविजन, बट नॉट जस्ट दिस फॉर मंथली करंट अफेयर्स। गलत है, सही नहीं है। सही ये है, इट इज अ मस्ट डू, ये बिल्कुल करना है आपको। अब बात आती है कि मैम एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं और संडेज को यूजुअली आपने देखा होगा, संडेज की न्यूज़ जो है वो मंडे में ही ऐड हो जाती है, तो 6 दिन के लिए आपके डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं। तो आपके पास में यहाँ पर एक दिन में लगभग 15 ऑन एन एवरेज, कि कम से कम मैम 10 न्यूज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 न्यूज़ होंगी, एवरेज मान लेते हैं 15 न्यूज़ एक दिन की है, ठीक है। ऐसे 6 दिन कितनी न्यूज़ हो गई टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है, 90 न्यूज़ हो जाती हैं आपके पास में इन अ वीक। अब जब आप वीक में इसको करंट अफेयर्स के थ्रू रिवाइज करोगे, अब आपने जब याद किया तो आपने देखा कि मैम 15 में से ना डेली बेसिस पर हम ये 15 न्यूज़ जो कर रहे थे, 10 न्यूज़ हमें याद रह रही थी। हमने देखा कि 10 न्यूज़ जो थी वो हम आसानी से याद रख पा रहे थे, कोई डिफिकल्टी उसमें नहीं हो रही थी याद रखने में, ठीक है। फिर क्या होता है वीकली की बारी आती है। अब वीकली में मैम हम टेस्ट करने बैठे तो मान लीजिए कि 90 न्यूज़ में से कम 30 न्यूज़ तो ऐसी होंगी जो मैम हमें याद थी। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें 45 न्यूज़ याद होंगी, यानी कि 50% याद होगा। तो मान के चलिए कि आपको 30 to 40% याद रह जाता है जो आपने डेली बेसिस पे किया है। बाकी 60% को मजबूत करने के लिए इसकी बारी आती है, इसमें हम करते हैं रिवाइज। जब हम ये रिवाइज करेंगे वापस से वही न्यूज़ फिर से हमारे सामने से जा रही है, तो 40 तो हमें पहले से ही याद थी, ठीक है, 40 याद थी, 30, 35, 40 याद थी, और जो बाकी बची हुई है वो मैम अब याद हो जाएंगी। यानी कि इस 40% का जो रेशो है याद रह पाने का हमारे माइंड के अंदर, अब ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ के कितना हो जाएगा? कुछ लोगों के लिए तो ये 80% अबव होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैम 70% याद रह जाएंगी, ठीक है। अब आता है मैम ऐसे ही हर वीक के बाद में फिर आता है मंथ। अब मैम हमने हर वीक जो पढ़ा था इन 4 हफ्तों से, अब हर वीक रिवाइज करने के बाद भी ये जो 70% था ना, ये धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा था, ठीक है। और अब मैम ये लगा लीजिए कि ये 90, 90, 90, 90 ऐसे करके ना कुछ 400 MCQs हो गए एक महीने के, ठीक है। नियर अबाउट 400
न्यूज हो गई 1 महीने की। अब बताओ मैम कैसे याद रहेगा, बताओ आप कैसे याद रहेगा, है ना। 400 न्यूज 1 महीने की। अब इसमें से मैम हम जब करते हैं ना रिवाइज, तो टॉप 200 करते हैं, यानी कि जो मेन बड़ी बड़ी अच्छी टॉप 200 MCQs, 100 MCQs ये करते हैं। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारी 400 न्यूज हो रही है अगर आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स में उसको रिवाइज कर रहे हो। मैंने डेली उठाया, उसको वीक में रिवाइज किया, फिर पूरे मंथ में उन 4 वीक के कंटेंट को मैंने रिवाइज किया, तो आपका ये प्रिपरेशन हो रहा है। और जो आप लास्ट मिनट में मैराथन्स लगा रहे हो या लास्ट मिनट में कोई PDF उठा रहे हो टॉप 200, टॉप 300 की, उसमें बस यही हो रहा है। अब मान लो कि एग्जामिनर ने कहा कि मैं टॉप वॉप में से नहीं पूछता, मैं तो घटिया वाले करंट अफेयर्स पूछूंगा, एकदम बेकार, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इन 200 में से अगर उसने 10 भी उठा लिए तो किसकी लंका लग जाएगी मैम? ऑब्वियसली हमने तो 200 ही पढ़ा था। अब मैम इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? हम नहीं पढ़ना चाहते, मत पढ़ो, एग्जामिनर भी यही चाहता है, मत पढ़ो, वो दे देगा जहां से उसको देना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्टकट चाहते हैं लाइफ में, लेकिन जिंदगी उस तरीके की नहीं है। जिंदगी कहती है कि भैया जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा नहीं, उसके लिए पहले पापड़ बेलो, फिर सेको, फिर जाके वहां पर कुछ मिलेगा। पहले पापड़ खाओ, फिर जाके हलवा मिलेगा। तो पहले तो आपसे पापड़ बिलवाए जाते हैं, है ना, फिर आप उन्हीं पापड़ों को खाते हो, फिर जाके आपको हलवा बनाना सिखाया जाता है लाइफ के थ्रू, ठीक है, लाइफ सिखाती है आपको, फिर जाके आप हलवा खा पाते हो। हलवा मतलब सक्सेस, ठीक है, आपकी सक्सेस। और पापड़ बेलना, ये प्रोसेस पापड़ बेलना ही तो है। पहले डेली करंट अफेयर्स, फिर वीकली करंट अफेयर्स, फिर मंथली करंट अफेयर्स। मैम यहाँ पर हमारे तो बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान नहीं जाएगी। बच्चे की जान तब जाएगी जब मैं इसको ये जो है ना एक ही बारी में कहूँ कि ले भाई पढ़, 2 दिन में पढ़ के दिखा, 1 दिन में पढ़, 2 दिन में पढ़, 5 दिन में याद करके दिखा। और ऐसा और आ रहा है ना, वो देखा होगा ना चुप चुप के मूवी में कि कुछ जूते पैरों के साथ चल के गए हुए हैं, अभी वो भी आ रहे हैं। तो ये कब होता है? जब 10 दिन रहते हैं, 15 दिन में रहते हैं ना मेंस में, तब होता है ये। अब यहाँ पर मैम कैसे इंश्योर करें कि सिलेक्शन हो जाए? और अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना है? आपको सबसे पहली चीज फॉलो करनी है, जब भी आप पढ़ते हो, व्हेन यू लर्न, ट्राई टू मेक नोट्स व्हेन यू आर लर्निंग इन एडवांस। एक ही बार नोट्स बनेंगे आपके और उस न्यूज के वो आगे तक रिवाइज होते रहेंगे। दूसरी चीज, रिवाइज 4 to 5 टाइम्स। मैम बर्बाद हो जाएंगे 4 से 5 पर, कौन करेगा रिवाइज? क्या बात कर रहे हो आप? बेटा एक बात बताओ, वो करंट अफेयर्स इसमें किया रिवाइज आपने? इसमें पढ़ा, इसमें रिवाइज किया, एक रिवीजन हो गया, दूसरा रिवीजन हो गया, ठीक है। एग्जाम आता है उससे पहले पढ़ते हो, तीसरा रिवीजन हो जाता है। चौथा रिवीजन कब होता है? एग्जाम से 2-3 दिन पहले उठ के मैराथन करते हो गया, ठीक है। कभी आप रिसेंट 3 मंथ्स की मैराथन उठा के कर रहे हो, उनमें भी तो रिवाइज हो रहा है ना, हो गया रिवाइज। एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज कर लेना। एग्जाम जब आपको पता लग जाए ना कि मेंस क्लियर हो, मतलब मेंस के लिए आप जा रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो 2 बार तो आप तभी रिवाइज कर लोगे। रिवाइज ही तो करना है, देखना ही तो है, पढ़ तो लिया ही है, अब तो बस दोहराना है, ठीक है। प्रैक्टिस फ्रॉम क्विज और मॉक। क्विज दो, मॉक दो, इससे क्या होगा? इससे चीजें याद रहने के साथ साथ पता है क्या है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। मैम अगर नहीं आता होगा तो कॉन्फिडेंस तो नीचे जाएगा ना, बिल्ड कैसे होगा? अरे गलत क्यों सोचते हो? ये सोचो ना कि जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें क्विज या मॉक में मिलेगा। चलो नहीं मिला, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर मान लो तुमने जो पढ़ा वो नहीं मिला, कुछ और मिला उसकी जगह, तो वो भी तो पता लग गया तुम्हें। पहले कहाँ पता लगता? नहीं पता लगता ना। तो इससे भी तो हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस फ्रॉम क्विज एंड मॉक। अब इससे दूसरी हेल्प मिलती है। दूसरी हेल्प क्या मिलती है मैम? ऑप्शंस के खेल में जब खेला होता है ना, वो आप नहीं समझोगे, हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम में बैठ के वहां पर हमारे दिमाग के साथ में वो खेल हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। जब मैं तुम लोगों से ऑप्शंस पूछती हूँ तो वही खेल मेरे साथ हो रहा होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके साथ में एग्जाम में क्या खेल हो रहा है। तो इसके लिए ऑलिव बोर्ड के जो मार्क्स होते हैं वो आप देख सकते हो, वो आप लगा सकते हो। और जब भी आप कोई क्विज या मॉक लगाते हो ना, तो उसमें पॉसिबिलिटीज देखो कि खुद से रिलेट करो कि अरे इससे मैंने और क्या क्या पढ़ा था।
इस रिलेटेड करंट अफेयर से मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो प्रैक्टिस करो, इसके बाद में आपका डेफिनेटली गुड स्कोर आएगा। आप खुद कहोगे कि मैम इंप्रूवमेंट तो बहुत है, देखो एग्जाम में जाके क्या हो क्या नहीं हो, एग्जाम में भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, बस डरना मत, ठीक है, डरना मत। मतलब आपके एग्जाम में अगर डिफिकल्टी दिखती है ना आपको तो डरना मत, ठीक है, डरोगे नहीं तो अच्छा करके आओगे, बस जितना आता है उतना कराना और फिर डरना मत, और फिर देखना कि वहां पर आपका जो स्कोर आया है और उन स्टूडेंट्स का जो स्कोर आया है जो अटेम्प्ट ज्यादा करके आए, नेगेटिव मार्किंग उनकी बहुत ज्यादा हुई, आपसे कहीं पीछे रह जाएंगे, वो आप आगे होंगे, ठीक है, बिकॉज आप डरे नहीं, आपने दिमाग का यूज किया, दिमाग दिया है यूज करने के लिए, मैम यूज कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। इंक्रीज इंटरेस्ट, देखो करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने के लिए जीए को आप जब तक अपना इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं करोगे दिक्कत आएगी। दूसरा, रिपीट एंड रिलेट, किसी भी एक न्यूज को बार बार रिपीट करने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो कि इंडसइंड बैंक अगर न्यूज में है तो मेरे दिमाग में उससे पहले मैंने कल ही पढ़ा था या अभी 4 MCQs पहले एक MCQs इंडसइंड बैंक रिलेटेड था, तो मैं फटाक से मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी और बोलेगी कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, अरे ये तो मुझे याद आ गया है ना, कि अभी इसने इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर और भी नई चीजें की हैं, अभी उसके साथ पार्टनरशिप किया, अभी इसके साथ किया, अब ये क्रेडिट कार्ड निकाला, वो क्रेडिट कार्ड निकाला, ऐसे याद रखना। तो रिपीट एंड रिलेट से क्या होता है, मजा आता है, मजा आने से ज्यादा चीजें ज्यादा टाइम के लिए याद रहती हैं, ठीक है। फिर आता है स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी और उतना स्ट्रेस फ्री चीजें हो जाएंगी। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, लेकिन यहाँ पर आपका जो जल्दी का काम शैतान का अच्छा रहता है, मतलब जल्दी का काम शैतान का वो होता है जो हड़बड़ी में होता है, उसमें आपका दिमाग सोचने की स्टेट में नहीं रहता। लेकिन यहाँ जल्दी का मतलब क्या है, आप आराम से तसल्ली से हर न्यूज़ पढ़ पा रहे हो, उसको रिवाइज कर पा रहे हो, लास्ट मिनट का जो वो क्रिएट होता है ना हवा, वो चला जाता है। अब कुछ कहते हैं कि मैम अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, मैं मेंस तो दूंगा नहीं, मैं फिर क्या करूंगा इसका। देखो कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हेल्प करेगी। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है। करो ना तैयारी प्रीलिम्स की, ऐसी तैयारी करो कि मेंस में आप बैठो और वहाँ पर जो आपको सबसे घुमाने वाला सब्जेक्ट है वो भी आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो, तो उसका भी स्ट्रेस नहीं है। मैम डेली बेसिस पर तैयारी चल रही है, डेली का 1.5 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं जीए को, स्ट्रेस फ्री है, ठीक है। अब यहां पर डेली एफर्ट्स काउंट, आपके डेली एफर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर डेली आप एफर्ट नहीं डाल सकते छोड़ दो, ये पूरा जो मैंने अभी आपको बताया ना पूरा प्रोसेस ही छोड़ दो, फिर आप वही करो जो एग्जाम से पहले ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि तैयारी करना है, मेहनत नहीं करनी है, छोड़ दो। लेकिन अगर ये चीजें आप छोड़ रहे हो है ना, तो फिर वहां पर प्रोबेबिलिटी भी छोड़ दो कि फिर वही प्रोबेबिलिटी आपकी हाई रहेगी जिसमें 1 या 2 नंबर से मैम रह तो नहीं जाएंगे, वो वाली प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। फिर ये प्रोबेबिलिटी छोड़ दो कि मैम इस बार हर हालत में सिलेक्शन लेना ही लेना है क्योंकि बहुत हो गया। अभी इस साल, हर साल अगर आप अपने ऊपर बैगेज डालते हैं, इस साल नहीं होगा अगले साल इस साल का बैगेज लेके जाओगे, है ना, यहाँ पे कंधों पे। नहीं हुआ यार, पिछला पूरा साल खराब हो गया मेरा, फिर उससे अगले साल फिर 2 सालों का बैगेज कंधे पे। और जब वो बैगेज के साथ में आप एंटर करते हो ना एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो दिमाग सेंटर पे नहीं होता फिर। क्यों? क्योंकि लगता है कि यार अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा तीसरा साल भी खराब हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, जिंदगी में कमाने की एज है और मैं यहाँ प्रिपरेशन में ही लगा हुआ हूं या लगी हुई हूं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर जो प्रोसेस है अब ये फॉलो करना है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बैंक, आरबीआई, सेबी, डीआईसीजीसी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी है, नाबार्ड है, एनएसबी है, स्कीम्स, मिशन, पोर्टल, साइंस एंड टेक से आजकल काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफेंस न्यूज, स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। रैंकिंग से आजकल ना नेशनल रैंकिंग रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्ट्स है, इंडेक्स है, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, मर्जर एंड एक्विजिशन से आजकल ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। पहले नहीं आते थे इतने जितने अब आते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई न्यूज़ है जिसमें आपने देखा होगा अदर कंट्रीज़ के साथ में हमने कोई नई चीज़ की है, कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। समिट्स में भी ना आपके कहाँ पर होने वाला है अपकमिंग समिट, किधर हुआ पिछले वाला, ठीक है। वेन्यूज़ में
कौन सी जगह पर कौन सी कंट्री उसको होस्ट करने वाली है, तो वेन्यू या होस्ट कंट्री रिलेटेड दो तरीके के आते हैं, या तो किसी समिट का पूछता है कहाँ होने वाला है समिट कॉन्फ्रेंस, या फिर आपका कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है ना उसका भी पूछता है कि ये ओलंपिक्स हो गया या एशियन गेम्स हो गए, इस टाइप के इनके बारे में पूछता है। और फिर इसके बाद में आता है आपका लोन्स एंड ग्रांट्स जो है वो आता है कि लोन्स एंड ग्रांट्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है। अब कैसे ज्यादा आते हैं, देखो मान के चलो एग्जाम जब डिफिकल्ट ज्यादा होता है तो स्टैटिक ज्यादा होता है, 70 to 80% होता है, क्योंकि 2023 में डिफिकल्टी रखा गया तो 70 to 80% स्टैटिक ही था, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके 20 से 30% आते हैं, तो 20 to 30% आप हमेशा अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर डिफिकल्ट भी आता है तो भी आप 20 to 30% बड़े आसानी से कर सकते हो, अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी अच्छे से कर रखे, इन डेप्थ नहीं भी पढ़ा है, डायरेक्ट आपका सारा कुछ प्रिपेयर्ड है तो भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा अब यहाँ पर आप लोगों से वर्डिक्ट यही है कि इफ यू वांट टू स्टडी गाइस, अगर आप पढ़ना चाहते हो एडवांस में पढ़ो, एंड रिवीजन इज द की, रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवाइज किए आप एक्सपेक्ट मत करो कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिवीजन जब तक आपके ज़िंदगी में आप इंक्लूड नहीं करोगे तब तक यहाँ पर ये फेलियर वाला डर जो है वो लगा रहेगा। दूसरी चीज़ है पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, खुद पर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और ये कहने की बजाय कि होगा कि नहीं होगा, ये बोलो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ज़रूर होगा, ठीक है। और आई विल मेक श्योर दैट सिलेक्शन हो। तो टेक द चार्ज इन योर हैंड, किसी और की बजाय चार्ज अपने हाथ में रखो, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, एंड आप मेरी YT एंड पेड क्लासेस भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं दो चीज़ें करती हूँ आपके लिए, एक तो GA इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ ट्रिक्स के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो आपका, और दूसरी चीज़ कि मैं याद करवाने में हेल्प रखती हूँ मेमोनिक ट्रिक्स के थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेट एंड रिपीट कराती रहती हूँ बार बार, जिससे वो जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए रहें। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। एंड फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।